नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध। साथियों, इस युद्ध का काल था 1775 से 1782। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से आंग्ल मैसूर के 4 युद्ध होते हैं और इन 4 युद्धों में किस प्रकार हैदर अली और उनका पुत्र टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए एक बड़ा प्रतिरोध बनते हैं, किंतु अंततः 1799 के आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध, जहां की टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात अंग्रेज मैसूर में अडियार शासकों को पुनर्स्थापित करते हैं और उनके साथ सहायक संधि कर लेते हैं। साथियों, आज हम जानेंगे आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध के लिए किस प्रकार से स्थितियां बनती हैं। यह युद्ध जो सूरत के संधि से आरंभ होता है और सालबाई की संधि से इसका अंत होता है। हम जानेंगे कि इस समय पर अंग्रेजों की क्या स्थितियां थी, मराठों की क्या स्थितियां थी। साथियों, अंग्रेजों के विषय में बात करें तो हमने पूर्व में भी इस विषय में बात की है कि अंग्रेज अब तक 1757 में प्लासी का युद्ध जीत चुके थे। इसके पश्चात वे 1764 में बक्सर का युद्ध जीतते हैं, जहां की बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी वे हासिल कर लेते हैं। इसी दरमियान वे आंग्ल मैसूर युद्ध भी लड़ रहे थे। वे आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध 1767 से 1769 के मध्य लड़ते हैं। इसके पश्चात आंग्ल मैसूर के द्वितीय युद्ध का समय भी उसी समय में लगभग था जबकि आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था, क्योंकि आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध 1775 से 1782 तक था और आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक था। साथियों, मराठों के विषय में बात करें तो मराठे भारत की एक उभरती हुई शक्ति थी और मराठों ने 1771 में मैसूर पर आक्रमण किया था। मैसूर के साथ उनका युद्ध हुआ था। इससे पूर्व 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जो कि अहमद शाह अब्दाली जो भारत पर आक्रमण करता है लूटपाट के उद्देश्य से, और उसके साथ युद्ध होता है मराठों का। मराठों को इस युद्ध में पराजय हाथ लगती है। यह एक गहरी पराजय थी। अहमद शाह अब्दाली के सहयोग में हम पढ़ते हैं कि दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की सहायता करते हैं। लेकिन इस समय पर मराठों की सहायता के लिए न मैसूर आता है, न हैदराबाद का निजाम आता है, न सिख आते हैं, न राजपूत आते हैं, न जाट आते हैं। ये देश के उस समय की बड़ी शक्तियां थी। कोई भी मराठों की सहायता के लिए नहीं आते हैं और मराठे हार जाते हैं। साथियों, इस युद्ध में हार के बाद, क्योंकि इस समय पर मराठों का जो नेतृत्व इस युद्ध में कर रहे थे वे सदाशिव राव, जिन्हें भाऊ कहा जाता था, और उनके सेनापति थे विश्वास राव। ये इस युद्ध में लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के विषय में जब उस समय जो मराठा पेशवा थे बालाजी बाजीराव, जब इस घटना को सुनते हैं, अपनी पराजय की बात सुनते हैं, तो इसके पश्चात उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उनके पश्चात मराठों के पेशवा माधव राव बनते हैं। माधव राव मराठों के अगले पेशवा बनते हैं और इनके काल में ही 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जो शाह आलम द्वितीय दिल्ली का बादशाह अंग्रेजों का एक पेंशनर मात्र हो गया था, उन्हें दिल्ली के बादशाह की गद्दी पर पुनर्स्थापित किया जाता है और ये माधवराव पेशवा महादजी सिंधिया की मदद से यह करवाते हैं। माधवराव पेशवा के काल में मराठों की शक्ति पुनः विस्तारित होती है, पुनर्स्थापित होती है। 1772 में माधवराव पेशवा की मृत्यु हो जाती है। इनके पश्चात नारायण राव पेशवा बनते हैं, किंतु नारायण राव केवल 1 वर्ष के लिए ही पेशवा रह पाते हैं। यह इसलिए हुआ क्योंकि उनके चाचा रघुनाथ राव, जिन्हें राघोवा कहा जाता है, के साथ उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था और 1773 में ही रघुनाथ राव
नारायण राव की हत्या करवा देते हैं और खुद मराठों के पेशवा बन जाते हैं। लेकिन वहां नाना फडणवीस इसका विरोध करते हैं और नारायण राव के पुत्र जो एक शिशु था, जो एक बालक था, उन्हें मराठों का पेशवा घोषित करते हैं। क्योंकि वह एक छोटा बालक था, शिशु था, तो नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया एक 12 भाई परिषद का गठन करते हैं। ये 12 लोगों की एक परिषद थी और ये शासन प्रशासन के तमाम कार्यों को संभालेगी। अब क्योंकि नाना फडणवीस ने माधवराव द्वितीय को मराठों का पेशवा घोषित कर दिया, इस बात से रघुनाथ राव क्षुब्ध हो गए। वे पेशवा पद नहीं छोड़ना चाहते थे। वे इस बात से क्षुब्ध होकर बंबई के अंग्रेज अधिकारियों के साथ मिलकर 1775 में सूरत की संधि कर देते हैं। इस सूरत की संधि में क्या था? वो सूरत की संधि में सालसेट और बसीन का क्षेत्र अंग्रेजों को दे देते हैं। सूरत और भड़ौच के क्षेत्र का राजस्व भी अंग्रेजों को सौंप देते हैं। बदले में 2500 अंग्रेजों की एक सैनिक टुकड़ी वे प्राप्त करेंगे, जिसके साथ कि वे मराठों पर आक्रमण करेंगे। बंबई के अंग्रेज अधिकारी स्वयं निर्णय करते हैं और ये संधि करते हैं। इसके पश्चात मराठों पर आक्रमण भी करते हैं। किंतु ये युद्ध जो अर्रास का युद्ध कहा जाता है या अदास का युद्ध कहा जाता है, इस युद्ध में अंग्रेज जीत नहीं पाते हैं। और इसके पश्चात जब यह बात कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मालूम चलती है, देखिए अब तक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका था और इस एक्ट से अब बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास की प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रहेगी। और बंगाल का गवर्नर इस समय पर बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स को यह बात मालूम चलती है कि बिना उसकी अनुमति के एक संधि बंबई के अंग्रेज अधिकारियों ने की। इसके पश्चात युद्ध भी किया। तो वे सूरत के संधि को, जो कि रघुनाथ राव को पेशवा स्वीकार कर रही थी, उसे नहीं माना, उसे स्वीकार नहीं किया और मराठों के साथ एक और संधि की। ये पुरंदर की संधि थी और इस संधि से अब सूरत की संधि को दरकिनार कर दिया गया और पुरंदर की संधि में माधवराव द्वितीय को मराठों का पेशवा स्वीकार किया गया। किंतु अंग्रेजों ने सालसेट के क्षेत्र को, जो कि रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को दिया था सूरत की संधि के अंतर्गत, उसे अपने पास ही रख लिया, उस पर अपना नियंत्रण रखा। किंतु अब इसके पश्चात इन 2 संधियों पर, एक तो बंबई की प्रेसिडेंसी ने मराठों के साथ की सूरत की संधि, वहीं दूसरी संधि जो इसको उलट देती है, पुरंदर की संधि, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी ने मराठों के साथ की, जिसमें कि माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। इन दोनों में टकराव होने लगा। बंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी के मध्य विवाद होने लगा कि कौन सी संधि अधिक उपयोगी थी, कौन सी संधि अधिक उपयोगी है। इस टकराव के कारण इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बोर्ड के पास इस मामले को रखा जाता है और वहां से सोच विचार के पश्चात सूरत के संधि को ही अधिक उपयोगी और लाभदायक बताया जाता है। देखिए, ऐसा इसलिए भी था कि अब अंग्रेजों की दृष्टि महाराष्ट्र के क्षेत्र पर थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि अंग्रेजों को कच्चे माल की आवश्यकता थी। इंग्लैंड में मशीनी युग आ चुका था। कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वे तमाम अपने उपनिवेशों से सस्ते में आसानी से कच्चा माल प्राप्त करते थे। 1776 में अमेरिका जो आज़ाद हो जाता है, अब वहाँ से जो कपास उन्हें कच्चा माल प्राप्त होता था, उसमें अब कुछ समस्या आने लगी। वह उतना स्वतंत्र ना रहा क्योंकि अमेरिका आज़ाद हो चुका था। अंग्रेजों का ध्यान अब पूरी तरह से महाराष्ट्र, जहाँ की काली मिट्टी थी और कपास की खेती की जा सकती थी, उस तरफ था। वह इस क्षेत्र को चाहते थे। इसलिए इस बात को इस वजह से भी बल मिला कि सूरत के संधि को स्वीकार किया जाए,
अधिक उपयोगी माना जाए, क्योंकि इससे वहां अंग्रेजों को मराठों के साथ लड़ने के लिए एक कारण मिल रहा है। अब सूरत के संधि को अधिक लाभदायक मानते हुए अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ देना स्वीकार किया। इसके पश्चात अंग्रेज 1778 में एक आक्रमण फिर से मराठों पर करते हैं। यह युद्ध था तेलगांव का युद्ध, और इस युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है। मराठे विजय प्राप्त करते हैं। इस युद्ध के पश्चात 1779 में बड़गांव की संधि होती है, और इस संधि से वे तमाम क्षेत्र जो अंग्रेजों ने मराठों से छीन लिए थे या अपने पास अपने नियंत्रण में रख लिए थे, उन क्षेत्रों को अंग्रेजों को मराठों को वापस लौटाना पड़ता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक बार फिर से मराठों पर आक्रमण किया जाता है। यह आक्रमण 1780 में किया गया, और इस समय वे मराठों पर दो तरफ से आक्रमण करते हैं, पूना से भी और ग्वालियर की तरफ से भी। पूना की तरफ से हालांकि वे हार जाते हैं, लेकिन ग्वालियर की तरफ से वे विजय हासिल करते हैं। अहमदाबाद और गुजरात के क्षेत्र तक वे विजित करते हैं। किंतु इसके पश्चात अब 1780 में अंग्रेजों का मैसूर के साथ भी युद्ध आरंभ हो चुका था। आंगल मैसूर द्वितीय युद्ध आरंभ हो चुका था। अंग्रेजों को भी यह मालूम था कि दो बड़ी शक्तियां मराठा और मैसूर के साथ एक साथ टकराना यह लाभदायक नहीं है। महादजी सिंधिया की मदद से वे 1782 में मराठों के साथ एक संधि करते हैं। यह सालबाई की संधि थी। सालबाई की संधि के पश्चात अंग्रेज और मराठों के मध्य लगभग 20 वर्षों तक शांति बनी रहती है। सालबाई की संधि क्या थी? साथियों, इस संधि में अंग्रेज माधवराव द्वितीय को मराठों का पेशवा स्वीकार करते हैं। रघुनाथ राव को पेंशन पर रखा जाता है। मराठों के जो कोई क्षेत्र अंग्रेजों ने विजित कर लिए थे, उन क्षेत्रों को मराठों को वापस सौंप दिया जाता है। साथियों, इस संधि के पश्चात लगभग 20 वर्षों तक मराठों और अंग्रेजों के मध्य शांति बनी रहती है। किंतु इन 20 वर्षों में अंग्रेज मैसूर की शक्ति से टकराते हैं। वे हैदर अली से टकराते हैं, वे टीपू सुल्तान से टकराते हैं, और टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात मैसूर के साथ शायक संधि कर लेते हैं।